चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आप इस डायग्राम से देखो। चेन होल्डिंग में पहला कंडीशन है कि मिनिमम 3 कंपनी रहेगा। ऐसे चौथा पांचवा कंपनी भी हो सकता है पर उतना बड़ा बड़ा सम आएगा नहीं, मान के चलो 3 कंपनी रहेगा और ए बी का होल्डिंग रहेगा और बी सी का होल्डिंग रहेगा। कहने का मतलब है कि अ चेन होल्डिंग इज अ सिचुएशन इन विच द सब्सिडियरी ऑफ ए पेरेंट हैज अनदर सब्सिडियरी। तो आप इस डायग्राम को देखो, ए बी का सब्सिडरी है, उल्टा बोले ए इज द होल्डिंग, बी इज द सब्सिडरी। ए ने बी में 90% होल्ड किया है एंड देन बी ने सी में 80% होल्ड किया है। तो इस तरह की सिचुएशन को आप चेन होल्डिंग बोलोगे। ओके, ऐसी सिचुएशन में एक चीज आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि देयर आर 2 सब्सिडियरीज ऑफ द पेरेंट ए। अब ए जब बी में होल्डिंग करता है तो बी का कैसे कंसोलिडेशन होता है, कैसे एनसीआई निकलता है, गुडविल निकलता है, वो सब कुछ हम लोगों ने बहुत सारे सम भी कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिया। अब प्रॉब्लम है कि ये एक और सब्सिडरी हो गया। तो ये जो एक और सब्सिडरी है ना बेटा, इसका कंसोलिडेशन का पैटर्न बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे बी को ए कंसोलिडेट करता था, सी को भी ए वैसे ही कंसोलिडेट करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली 2 बड़ा बड़ा बात आपको सीखना है। अब मैं सिखाता हूं क्या बात सीखना है। पहला बात तो ये सीखना है कि बी सी में 80% होल्ड करता है, बी मेरा ही बच्चा है, पर हम बी में 90% होल्ड करते हैं। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि हम सी में, हम मतलब ए, सी में 90 into 80% दैट इज 72% होल्ड करते हैं। तो सीधा सीधा एक ही लाइन में आंसर होगा कि ए इज 72% होल्डिंग इन सी। तो सी इज जस्ट अनदर सब्सिडरी जिसमें ए इज होल्डिंग 72%। तो नेचुरली माइनॉरिटीज आर होल्डिंग 28%, एनसीआई इज होल्डिंग 28%। बस 72-28 लेके कंसोलिडेशन कर लो, अपना काम हो जाएगा। एक छोटा सा बात और है, 2 बात बोले थे। पहला बात तो ये है कि अगर इस तरह का एक सिचुएशन होता है तो ए के पास सी में कितना होल्डिंग है ये निकालने के लिए 90 into 80 कर दो। अब आप पूछेंगे मेरे से, सर ये 28% का कोई क्रॉस चेक नहीं है ना? ये है क्रॉस चेक कि सी के अंदर बी 80% होल्ड किया है, दैट मीन सी के अपने माइनॉरिटी 20% तो है ही, सी के 20% शेयर होल्डर बाहर में है ना, है ना? अब ये देखो कि बी सी में 80% होल्ड किया है और बी में हम लोग 90% होल्ड किए, तो बी के भी कुछ माइनॉरिटी है 10%। तो ये जो माइनॉरिटी लोग हैं ये लोग भी तो बी के थ्रू से सी में होल्डिंग किया है। तो जैसे मेरा 90 into 80% 72% है, वैसे ये जो राजेश नाम का बंदा है जिसके पास 10% स्टेक है बी के अंदर, तो इसके पास भी तो सी में 10 into 80% 8% स्टेक तो है। तो 8 राजेश के पास सी में है और सुमित के पास 20% सी में है। तो सुमित इज 20% एनसीआई एंड राजेश इज 8% एनसीआई इन सी। अच्छा, राजेश इन एनीवे इज एन एनसीआई इन बी 10%, बट राजेश सी का भी एनसीआई है 8%। तो वो 20 + 8 मिला के 28% होता है। बट आपको ना ये निकालने का सच्ची बताऊं जरूरत नहीं है। आप अगर ये पता कर लेते हो ना कि मेन पेरेंट सी में कितना होल्डिंग करके रखा है, सीधा 90 into 80%, तो बाकी जो बच गया वो माइनॉरिटी के पास है, एनसीआई के पास है। बस आप क्या करो ना बेटा, सी को जब कंसोलिडेट करोगे, फिर से बोलता हूं, सी को जब कंसोलिडेट करोगे 72-28 करके प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। सब कुछ 72-28 करके होगा। जैसे बी के लिए 90-10 करके हो रहा था ना, सी के लिए 72-28 करके कर देना, अपना काम हो जाएगा। एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मान लो बी जो सी में 80% स्टेक खरीदा, उसके लिए उसने 100 करोड़ रुपया पेमेंट किया। फिर से, बी जो सी में स्टेक खरीदा उसके लिए उसने 100 करोड़ रुपया पेमेंट किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम? ए बोलेगा कि वी पेड
90% of 100, that is 90 करोड़ is our investment in C. फिर से बोलता हूं, क्योंकि B ने C में 100 करोड़ रुपए पे किया ना, B made an investment of 100 करोड़ in C for 80% stake. तो हम लोग बोलेंगे कि we paid 90% of this and B का जो माइनॉरिटी है, बिकॉज B के अंदर मैं होल्डिंग हूं और राजेश भी होल्डिंग है, तो राजेश बोलेगा कि ओके आई पेड 10 करोड़, 10% ऑफ 100 करोड़ आई पेड, और ए बोलेगा ओके आई पेड 90 करोड़. तो सर इसका फर्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ना बेटा. अगर ए बोलेगा मैंने 90 करोड़ पे किया, मतलब एज इन्वेस्टमेंट इन सी. आप इस तरह से समझो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो. बीज इन्वेस्टमेंट इन सी इज इक्वल टू 100 करोड़. ये तो क्लियर है, ये रहा बोर्ड पे देखो. बीज इन्वेस्टमेंट इन सी 100 करोड़. हम लोगों को बी को बीच में लाना ही नहीं है, हम लोगों को ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो ए बोलेगा ओके माई इन्वेस्टमेंट इन सी इज 90 करोड़, और एनसीआई का इन्वेस्टमेंट, बी का जो एनसीआई है, एनसीआई का इन्वेस्टमेंट इन सी इज, एनसीआई इन्वेस्टमेंट इन सी इज 10 करोड़. तो सर सिंपल ही तो है, बस यही तो करना है कि बी जो भी सी में पैसा लगाया है उसका 90% निकाल करके बोलेंगे वो ए का इन्वेस्टमेंट है, और 10% निकाल के बोलेंगे वो राजेश जी का इन्वेस्टमेंट है. सर करना क्या है? आप सुनो करना क्या है. जो ए का इन्वेस्टमेंट इन सी है ना, वो तो कंसिडरेशन पेड की तरह यूज हो जाएगा. वो तो कंसिडरेशन पेड की तरह यूज हो जाएगा. जो 72% का स्टेक है ना, उसका वैल्यू की तरह यूज हो जाएगा. भाई 72% के लिए हमने 90 करोड़ रुपए पे किया, और ये आदमी जो 10 करोड़ रुपया पे किया ना, तो जब आप बी का एनसीआई निकालते हो ना, एनसीआई ओपनिंग एनसीआई करंट ईयर प्रॉफिट वगैरह जब करते हो, तो 10 करोड़ रुपया उसमें से माइनस कर देना. सर क्यों? क्योंकि बी ने एनसीआई के बिहाफ में 10 करोड़ रुपया सी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है. तो बी का एनसीआई का बैलेंस, एज इफ एनसीआई को हमने पे कर दिया, तो बी का एनसीआई का बैलेंस 10 करोड़ रुपया से कम करना पड़ेगा. बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन याद रखना. मैं फिर से नया एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप बोर्ड पे देखो. बोर्ड पे पढ़ता भी हूं और नया एग्जांपल करके भी दिखाता हूं. जस्ट वेट. समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूं. देखो पहला लाइन बोलता हूं. आ चेन होल्डिंग इज ए सिचुएशन इन विच सब्सिडियरी ऑफ द पेरेंट हैज अनदर सब्सिडियरी. ठीक है, ए माने बी ए का सब्सिडरी है, सी बी का सब्सिडरी है. द फॉलोइंग डायग्राम विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अ चेन होल्डिंग इज. ए बी के अंदर 90% स्टेक खरीदा, बी सी के अंदर 80% स्टेक खरीदा. मान लो राजेश नाम का एक बंदा है, वो बी का एनसीआई है. हमने जो 90 खरीदा ना ए ने बी में, राजेश के पास 10% स्टेक है. और इधर सी के अंदर सुमित नाम का एक बंदा है, क्योंकि बी ने सी में 80% खरीद लिया, तो बाकी सुमित के पास 20% स्टेक है. अब मैंने क्या लिखा देखो. इन द अबव केस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेरेंट ए इज होल्डिंग 90% इन बी. ये देखो इन बी ए का शेयर है 90% और एनसीआई का शेयर है 10%. ये एनसीआई राजेश है. एंड ओनली 72%, दैट इज 90 into 80% स्टेक इन सी. तो 72% ए का शेयर है सी के अंदर, तो बाकी 28% एनसीआई का है. एनसीआई में सुमित कितना राजेश कितना ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एनसीआई इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल आदमी लोग का नाम थोड़ी देखेंगे, बिकॉज यहां ना राजेश और सुमित है. राजेश जैसे हजारों आदमी हो सकते हैं, सुमित जैसे लाखों आदमी हो सकते हैं. तो हम लोगों को देखना ही नहीं है कि राजेश सुमित है. एनसीआई का अमाउंट निकाल लो. आगे, व्हाइल कंसोलिडेटिंग सी वी had already understood how to consolidate B with A. मालूम हम लोगों को. तो the steps of consolidation will be exactly same with one exception. आओ वो exception दिखा देते हैं. क्या है? Multiply the investment by B in C, जो मेरे एग्जाम्पल में 100 करोड़ था, अब मैं चेंज कर दे रहा हूं. by the percentage stake of A in B and take this figure as consideration paid for computation of goodwill. The NCI of B
will be reduced by the remaining investment amount. Say for example, investment by B in C is 400. तो 400 का 90% 360, ये गुडविल में काम आएगा। और बाकी जो 40 बच गया वो एनसीआई का पेमेंट है, तो एनसीआई को 40 से रिड्यूस कर दीजिएगा। ओके, बी का बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट खोजिएगा, उस इन्वेस्टमेंट को 90-10 में डिवाइड कर दीजिएगा ए का होल्डिंग के हिसाब से। जो 90% आएगा वो गुडविल के कंसिडरेशन पेड के काम आएगा, बाकी 10% एनसीआई से माइनस हो जाएगा 40 करोड़।